गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पूरक वाचन में प्रकरण 2 राष्ट्र का स्वरूप पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का परिचय, हमारे कर्तव्य का स्वरूप और जन और पृथ्वी के बीच के संबंध की बात। जैसे कि माता और पुत्र का जैसे संबंध होता है तो प्रत्येक राष्ट्र की धरती पर जो लोग बसते हैं उन्हें धरती को माता और मातृ प्रेम की तरह भूमि के प्रति भी प्रेम रखना होगा। अब हम दूसरे पार्ट में देखते हैं, यह जो भाव है माता और पुत्र का, वह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र के निर्माण में स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए प्रकट होता है और यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भीति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। यह प्रणाम भाव ही भूमि का अर्जन दृढ़ बंधन है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है उनके अंदर पौधे हैं, बहुत सारी निधियाँ हैं, अंदर हम वहाँ से लोहा निकालते हैं, हीरा निकालते हैं। तो जो धातुएं और बहुमूल्य रत्न छिपे हैं वो उनकी वृद्धि करने के लिए उनके अनेक प्रकार के प्रसाधन किए जा सकते हैं। हम अपने सागरों, जलचरों तथा अन्य वस्तुओं के प्रति जिज्ञासा का भाव रखना चाहिए। हम अपनी निधि, अपनी संपत्ति को संभाल कर नहीं रखेंगे तो वो जो है वो हमारे काम नहीं आ सकती। और आज की पीढ़ी है वो अगर पानी का व्यय करने लगे और उसके बाद 100 साल बाद जो भी बच्चे होंगे, जो भी पीढ़ी आएगी, उनके लिए क्या पीने का पानी रहेगा? तो जो भी संपत्ति है, भौतिक संपत्ति है, वो संपत्ति को हमें संभाल कर रखना चाहिए ताकि हम ये जो भारत देश है उनकी 100 साल बाद भी जो जनसंख्या है, जो जन है, उनके लिए वह संपत्ति बची रहे। अगर हम सारा व्यय कर देंगे तो वो लोग कैसे जिएंगे, ये भी हमें जानना चाहिए। उसके बाद का है, इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधपतन को सूचित करता है। यहाँ पर लेखक जो है वो कहना चाहते हैं कि यदि हम धरती के मतलब अपने देश की धरती के प्रति स्वार्थ के लिए करेंगे तो अपना जो देश है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस तरह से हमें मातृभूमि के साथ अपना जो संबंध जोड़ना है वह उनके कर्तव्य के पहले ध्यान देना चाहिए। मतलब हम जब तक अपना कर्तव्य नहीं करते हैं तब तक हमें पृथ्वी से कुछ भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम माता की सेवा करते हैं, माता का प्रति जो प्रेम है वो निष्कारण होना चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं। तो उसी तरह देश की कोई भी चीज़ हम जब यूज़ करते हैं तो उससे पहले हमें वो कर्तव्य करना चाहिए जो हमारी मातृभूमि के प्रति है। मगर हम लोग क्या करते हैं, जो भी है वो सब यूज़ करते हैं मगर देश के प्रति कोई भी हमारा कर्तव्य हमें याद नहीं रहता है। माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है, उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के हृदय में के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है।
यहाँ पर लेखक जो है वो कहना चाहते हैं कि हमारी भाषा, धर्म, जाति, रंग आदि सब में भिन्नता हो, मगर माता जो है, पृथ्वी जो है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं रखती है। वह सबको एक ही तरह से प्रेम करती है और सबको दान देती है, सबको जो भी उसके अंदर है वो सभी देती है। आप कहीं पे जाए और पेड़ पौधे लगाए तो कहीं पे उगेगा और कहीं पे नहीं उगेगा, ऐसा थोड़ी होता है। जब आप पेड़ लगा रहे हैं तो सब में वो अच्छे से मतलब फल फूल आते हैं तो हम खाते हैं। तो वो किसी में भेदभाव नहीं करती है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये इस धर्म का है, ये इस जाति का है, इसका रंग गोरा है, इसका रंग काला है, इसलिए इसको नहीं देना है। वो किसी में भी भेदभाव नहीं करती है। भेदभाव कौन करता है? जो इंसान है। उनके विचार जो है वो जो निम्न कक्षा के विचार होते हैं वही भेदभाव करता है। वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवासी करने वाले जनों का विस्तार अनंत है और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। हमारे देश में अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक लोग हैं। तो अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग प्रकार के इंसान रहते हैं, जिनका धर्म अलग होता है, जो गांव में रहते हैं, जो नगर में रहते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो पर्वतों पर रहते हैं, और सारे जो लोग हैं वो अलग अलग हैं। तो ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। जो भी भारतवासी है, सारे भारतवासी अलग अलग देश के, अलग अलग प्रदेश के, अलग अलग जमीन पे रहते हैं, मगर सबका भाव भारत के प्रति कैसा होना चाहिए? माता और पुत्र की भांति। यहाँ पे जो लेखक है वो क्या कहना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति है वो पूरे राष्ट्र की संस्कृति की बात कर रहे हैं। अगर यदि राष्ट्र की संस्कृति विकसित होगी और उन्नत है तो राष्ट्र भी विकसित होगा ही। जब तक हम लोग अपने को भारतवासी नहीं मानेंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई पंजाबी है, तो प्रदेश के लिए लड़ते हैं, धर्म के लिए लड़ते हैं, जाति के लिए लड़ते हैं। जब तक हम लड़ेंगे तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता। यदि हमको देश को आगे ले जाना है, हमारी संस्कृति जो राष्ट्र को की संस्कृति का समन्वित रूप देखना है, तो हमें मतलब किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं रखने चाहिए। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उड़ती लहरों से आगे बढ़ने के लिए आज भी अजर अमर है। जन का सततवा ही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना है। लेखक जो कहते हैं कि जो राष्ट्र है उसकी जो धारा है, जीवन है, वो सतत है, नदी के प्रवाह की तरह। प्रवाह अनंत काल तक चला जा रहा है और इतिहास ने हमें सिखाया है कि हमें जनजीवन जो है किसी भी मुश्किल को पार करते हुए आगे बढ़ते ही रहे हैं हम लोग। इसके बाद है साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आनंद प्रमोद, अनेक रूप जो है राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते रहते हैं। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीत में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। आपने गुजराती लोकगीत भी सुने होंगे। उसी तरह हर भाषा के अपने लोकगीत है, हर भाषा के अपने अलग अलग नृत्य है, हर भाषा के अपने अपने साहित्य भी है अपना अपना। तो उन सब का एक साथ, उन सबको एक साथ एक समान मानना है। कोई ये कहे कि गुजराती बड़ा है और हिंदी छोटा है, या हिंदी बड़ा है गुजराती, ये सारी बातें जो है वो गलत है।
हर एक रूप का अलग सौंदर्य होता है। गांव का नृत्य हो तो वो अलग होता है, फिर आप कुचिपुड़ी देख लो, आप भरतनाट्यम देख लो, आप गुजराती गरबा देख लो, तो हर एक गांव का, हर एक प्रदेश का अपना अपना लोकगीत, लोक नृत्य और संगीत, साहित्य सब है। तो यहाँ पे जो है लेखक है, संस्कृति में जितना भी है वो संस्कृति से हम आनंद भी लेते हैं और सबको उदारता से एक्सेप्ट भी करते हैं। इससे क्या होता है, तो इससे ये होता है कि जो हमारा राष्ट्र है वो ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा उन्नत होता है। उन्नत होता है माने आगे बढ़ता है। जब आप ऐसा सोचिए कि आपके आजू बाजू में लोग रहते हैं, आप सबके घर में जाते हैं, वहाँ का खाना भी खाते हैं, आपके घर में भी वो लोग खाना खाने आते हैं, तो यहाँ से दोस्ती बढ़ती है, दोस्ती से एकता होती है। तो उसी तरह प्रदेश में, मतलब भारत का कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई पंजाबी है, कोई राजस्थानी है, तो वो सारे एक दूसरे प्रदेश में आते जाते रहते हैं और एक दूसरे की संस्कृति को भी अपनाते रहते हैं। तो उसमें भाईचारे की भावना होती है। तो भाईचारे के साथ साथ जब देश आगे बढ़ता है तो हमारी उन्नति ही होगी। अगर हम लड़ते झगड़ते रहेंगे तो वो बात नहीं बन सकती। फिर है, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। हमारी संस्कृति है बहुत पुरानी है, बहुत मतलब 5-7 हज़ार साल पुरानी है, और वहाँ से जितना भी मतलब हमें मिला है वो हमने संभाल कर रखा है। जैसे रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ है, बहुत सारे साइंटिफिक, आर्यभट्ट ने जो हमें मैथ्स में जो भी फॉर्मूलाज दिए हैं, संस्कृत के कवियों ने बहुत सारे वैज्ञानिक कारण के साथ बहुत कुछ बताया है। तो ये जो सारी बातें हैं वो हम उसका गौरव करते हैं और उसके तेज को भी अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। मतलब हमें जो मिला है वह अपने आने वाली पीढ़ियों जितनी भी है उनको देना है कि यह हमारा है, ये भारत का ज्ञान है, ये भारत की धरोहर है। तो जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान का जकड़ रखना नहीं चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो लेखक जो है वो कहते हैं कि यहाँ पे हम राष्ट्र के अंदर जितनी भी वर्तमान, भूतकाल जो भी है वो हम उसका बोझ नहीं लेकर पढ़ना है, उसको अपने अंदर समाना है और दूसरों तक पहुंचाना है। जब तक हम ये नहीं करेंगे हमारा देश जो है वह आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम राष्ट्र का विकास किस तरह से करते हैं। राष्ट्र का स्वरूप जब तक हम नहीं पहचानेंगे हम राष्ट्र को आगे नहीं ले जा सकते। लेखक ने पहले क्या बताया, भारत का स्वरूप, मतलब राष्ट्र जो है, हमारा राष्ट्र भारत है, तो वहाँ पे जन, जमीन और संस्कृति, 3 की बात की है उन्होंने। तो यहाँ पे हमने तीनों की बात करी और ये जो चैप्टर है वह समाप्त होता है और कहते हैं कि हम कैसे आगे उन्नत हो सकते हैं। ये सब आपने पढ़ा। आपको यदि आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो है वह शब्दार्थ है। भौतिक तो पंच महाभूत से संबंध रखने वाला। उसके बाद या पार्थिव भी कह सकते हैं। निर्मूल, तो निर्मूल का होगा जड़ से उखड़ा हुआ, बिना जड़ या मूल का, जिसकी जड़ नहीं होती है उसे हम निर्मूल कहते हैं। उसके बाद है आद्योपांत, तो शुरू से अंत तक। ठीक है। चिलवट माने किसी चीज को झपट कर ले लेना। विरहित, अलग, अभ्युदय। अभ्युदय का अर्थ है उन्नति, विकास, भाग्य खुलना। उसके बाद है सौहार्द, तो सज्जनता, मित्रता, भाईचारा, सहृदय। उसके बाद है सततवाही, तो निरंतर, अविरत। પછી કબંધ, કબંધ का अर्थ है
यह वह शरीर जिसका सिर न हो, बिना सिर के जो काया होती है उसकी बात की है। यहाँ पर ये जो प्रकरण है वह समाप्त होता है। इसके बाद हम नया चैप्टर करेंगे। धन्यवाद।